आइए आज हम लोग बायोलॉजी का 25वां क्लास अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है जो कि बैक के क्लास में भी हुआ था, यहाँ है डर्मेटोलॉजी, और पीछे जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे एपिडर्मिक। बात समझे कि नहीं? तो डर्मेटोलॉजी है, उसमें ही बताए थे एपिडर्मिक, डरने वाला बात था। यहाँ भी डर्मेटोलॉजी है तो डरने वाला बात है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि जब डरने वाला बात हो जाए तो हम डरते हैं किससे? दाँत खाज खुजली से। तो दाँत खाज खुजली कहाँ होता है? पेट के अंदर में होता है क्या? नहीं, त्वचा पर यानी कि चमड़ा पर होता है ना। इसलिए याद कर लीजिए कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? त्वचा और इसकी बीमारियों का। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? त्वचा एवं इसकी बीमारियों का। डर्मेटोलॉजी में आपको किसका अध्ययन किया जाएगा? त्वचा और इससे संबंधित बीमारियों का। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? बैक के क्लास में हम लोग पढ़े थे। इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। और बताए थे बैक के क्लास में कि पेनक्रियाज का हिंदी क्या होता है? अग्ना से। बताए थे कि नहीं बताए थे? और ये भी ट्रिक आपको बताए थे कि इंसुलिन मतलब सुइया, तो सुइया कहाँ लीजिएगा? अग्ने में लीजिएगा ना। सुइया कहाँ लीजिएगा? अग्ने में लीजिएगा ना। इसलिए याद कर लीजिए कि आपको जो है सो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। चलिए, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय का अंग्रेजी क्या होता है? पेनक्रियाज। अब बताइए, हम पीछे क्लास में बताए थे अस्टिगमेटिज्म, और जिसका हिंदी क्या बताए थे? अबिंदुकता। बताए थे ना। अस्टिगमेटिज्म का हिंदी क्या बताए थे? अबिंदुकता। तो अबिंदुकता से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। सही बात है। मानव शरीर के किस भाग को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? तो आंख और दृष्टि। मतलब आंख का मतलब तो समझते ही है, और दृष्टि का मतलब होता है नजर। यानी कि अबिंदुकता जब हो जाएगा तो आपका नजर जो है थोड़ा कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वही बात है। ठीक है, तो बताइए कि अबिंदुकता का अंग्रेजी क्या होगा? एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म क्या होगा? एस्टिगमेटिज्म क्या होगा? चलिए, तो अगला प्रश्न है कि समुद्री केकड़ा। केकड़ा मतलब समझते हैं ना, जिसको आप लोग कोकड़ा बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का अंग्रेजी होता है सी। ये पहले ही बताए थे हम। SEAC मतलब समुद्र। सी कुकुम्बर। सी कुकम्बर बोलिए। सी कुकम्बर यानी कि समुद्री केकड़ा है ना, यानी कि सी कुकम्बर इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करना या संकेत करना। तो क्या इंगित करता है बताइए? एक समुद्री अकशेरुक को किसको करता है? एक समुद्री अकशेरुक। एक है ना, एक समुद्री अकशेरुको, यानी कि अकशेरुक का अंग्रेजी जो होता है इनवर्टिब्रेट। क्या होता है? इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है, तो बताइए कि समुद्री केकड़ों यानी कि सी कुकम्बर क्या इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी को, है ना, एक समुद्री अकशेरुकी को। तो अकशेरुक का हिंदी अंग्रेजी बताइए। इनवर्टिब्रेट बोलिए। इनवर्टिब्रेट, ब्रेड नहीं खाने वाला। इनवर्टिब्रेट बोलिएगा। इनवर्टिब्रेट। तो बताइए इनवर्टिब्रेट का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? अकशेरुक। ठीक है, तो समुद्री केकड़ा जो है ना, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ ये है कि केकड़ा जो समुद्र में पाया जाने वाला जो केकड़ा है, यह आपको कशेरुक है कि अकशेरुक है? प्रश्न ये पूछ रहा है, इसी को थोड़ा कुछ अलग तरीका से घुमा दिया। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? समुद्री केकड़ा जो है वो कशेरुक जंतु है कि अकशेरुक है? अकशेरुक का अंग्रेजी बताइए। इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट है। तो बताइए कि समुद्री केकड़ा जो है उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में समुद्री केकड़ा को सी कुकम्बर क्या कहेंगे? सी कुकम्बर कहेंगे। ठीक है, और ये सी कुकम्बर क्या इंगित करता है? तो एक समुद्री अकशेरुक को। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे जहरीला सांप बताइए। विश्व का सबसे जहरीला सांप जो होगा तो उसमें ज्यादा रस होगा। मतलब वो जो किसी को काटेगा तो रस उसको ज्यादा होगा। तो इसलिए याद करिए कि विश्व का सबसे जहरीला सांप जो है ना, कौन सा है? रसल्स वाइपर। क्या है? रसल्स वाइपर है। ठीक है, तो विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है बताइए? रसल्स वाइपर। ट्रिक क्या बताए? जो काटेगा तो इसमें जहर ज्यादा मिलेगा ना। बताइए प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान आप ये बताइए कि कौन सा ऊर्जा किससे बदलता है? सोच के बताइएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा को। भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा ऊर्जा किसमें बदलेगा? प्रश्न आपका ये है।
रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? उसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? ऊर्जा का, सूर्य प्रकाश का, जल का, है, CO2 का होता है। तो प्रकाश ऊर्जा रहता है उसके पास, अब प्रकाश ऊर्जा को किससे बदल देता है? रासायनिक में बदलता है। नहीं समझ में आया? जी। इसमें तो लगा ही हुआ है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें कहाँ से आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण जो है इसे प्रकाश ऊर्जा को किससे बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में। रूपांतरित मतलब बदलना, तो किससे बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, तो चलिए, देसी शब्द है ढोर। क्या नाम है? देसी शब्द है ना। जैसे हम लोग किसी किसी को बोल देते हैं कि ढोरवा है तू, क्या बोलता है? ढोरवा। ढोरवा। तो ढोरवा बोलने ये एक देसी शब्द है। और इस ढोर का अर्थ क्या होता है? ढोर का मतलब होता है जंगली गधा। ढोर का मतलब क्या होता है? जंगली गधा। यानी कि कोई सामान ढोने का काम होगा ना, तो आप किस पर ढोइएगा? जंगली गधा पर ढोइएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि ढोर का अर्थ क्या होता है? जंगली गधा। जंगली गधा। ठीक है, बताइए कि दूध जो खट्टा किया आता है, दूध जो खट्टा होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे हमें किस बैक्टीरिया के द्वारा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और आप बताएंगे कि बैक्टीरिया का हिंदी क्या होगा? बैक्टीरिया का जीवाणु। जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, तो दूध खट्टा जो किया जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए, कौन बैक्टीरिया के द्वारा? लैक्टोबैसिलस। आपसे पूछ दे कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, दूध से जो दही बनता है उसमें कौन सा जीवाणु मदद करता है? वही लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब बताइए कि आपके शरीर में जो थकान महसूस होता है तो कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टो पर ही जुड़ा हुआ है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। चलिए, स्तनपाइयों में, स्तनपाई मतलब समझते हैं, तो स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है वो आपको सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम। स्तनपाइयों में मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको जल्दी से रटिए आप लोग। इसको जरा समझिए। स्तनपाई का मतलब तो जानते ही हैं, जिस जीव को स्तन होता है, तो उसके मस्तिष्क की बात हो रही है कि उसके मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग होता है। बात समझ में? कोई भी जीव है, कोई भी मानव है, तो उसका जो वो देखिए स्तनपाई। ठीक है, और स्तनपाई जो होता है तो उसके मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है। एक बात बताइए, क्या पुरुष को स्तनपाई हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि पुरुष को भी हम लोग स्तनपाई बोल सकते हैं। भले ही स्तनों का उभार नहीं उसमें आता है, वो महिलाओं में आती है, लेकिन स्तनपाई आप पुरुष को भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मनुष्य जो होता है उसके मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग जो होता है वो कौन सा भाग होता है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है विषाणु। बताइए आप लोग कि विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? विषाणु वायरस होता है। तो विषाणु जो होते हैं, देखिए ये प्रश्न हम आपको चर्चा किए थे और चर्चा के दौरान बताए थे विषाणु के बारे में। क्या बताए थे? सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है, तभी तो सजीव निर्जीव दोनों है। बिल्कुल सही बात है। नहीं बताए थे आप लोगों को कि वायरस कंप्यूटर में भी होता है, और वो वायरस आपको कोरोना वायरस आपके शरीर में भी लग गया था। जी। तो इसलिए जब सजीव पड़ गया तो वो क्या बन गया? सजीव। और जब निर्जीव पड़ गया तो क्या बन गया? तो देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर पहले वाला जो सुने थे तो अब आपको याद आ गया होगा कि विषाणु होते हैं, तो विषाणु कैसे होते हैं? जीवित भी होते हैं और अजीवित दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे आप लोग कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब उपजने की शक्ति, मिट्टी में उपजने की शक्ति को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान करने वाला जीव है वो कौन सा है? बताइए। है ना, मिट्टी में उर्वरा शक्ति को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है? अर्थवर्म या केचुआ करता है। अर्थ मतलब क्या होता है बताइए पहले आप लोग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए इसका नाम है अर्थवर्म। वर्म का मतलब होता है कृमि, या मतलब इसमें ये धरती में जो चाली नहीं होता है उसको कृमि बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है? ये बात पता है कि नहीं पता है? आपको तो पता होगा। तो केचुआ किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्यों मिट्टी में रहता है? क्योंकि मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में जो रहता है तो अपना भोजन करता है, तो वो आपको मिट्टी में छेद करता है। तो मिट्टी में जब भूरी जब मिट्टी को कर देता है, मतलब मिट्टी को हल्का कर देता है। जब मिट्टी को हल्का करता है तो मिट्टी में आपको क्या होता है कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी हुई रहती है। इसलिए केचुआ को क्या कहता है? किसान का मित्र कहा जाता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो जीव है वो कौन सा है? अर्थवर्म है, और उसी को हम लोग केचुआ भी कहते हैं, उसी को हम लोग चाली भी कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा अब।
अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से उपयोग में लाया जाता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अभी जस्ट बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या चीज की जरूरत होती है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और जल जल की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। नहीं अब तो CO2 ऑक्सीजन की जरूरत कैसे हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होगी ना, CO2 की जरूरत होगी ना, जल और CO2 की होगी और सूर्य प्रकाश की होगी, इन तीन चीजों की होती है। ठीक है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक रासायनिक नहीं, रासायनिक ऊर्जा को ऊपर। चलिए तो अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो बताएंगे आप लोग, ये प्रश्न समझ में अभी भी आया कि फिर गलती कीजिएगा? तो बताइए कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से क्या चीज से? वायुमंडल से क्या उपयोग में लाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस समझ में अब आया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है? वायुमंडल से वायुमंडल से नहीं लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO CO होगा। ठीक है, चलिए इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, इंसुलिन की क्या होती है? कमी हो जाती जब कमी हो जाती है उसके कारण से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज डायबिटीज को हिंदी में क्या कहेंगे? और शुगर बीमारी चीनी भी कहेंगे, चीनी भी कहेंगे ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज डायबिटीज होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? हाँ पेनक्रियाज अग्नाशय से पेनक्रियाज ग्रंथि से। और पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। नहीं, और ये भी याद रखिएगा कि अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहता है? अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं, मतलब कि खाद्य ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं वो किस में मापते हैं? कैलोरी द्वारा। किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं? कैलोरी के द्वारा मापते हैं। खाद्य ऊर्जा जो आप खाते हैं उसको जो हम लोग मापते हैं किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा। देखिए वैसे भी आप जब खाने वाला कोई भी पदार्थ जैसे मछली उछली लाते हैं तो आप उसका मसाला कहाँ पर पीसते हैं? लोढ़ी पर पीसते हैं, लोढ़ी से पीसते हैं। चलिए याद कर लीजिए, खाद्य ऊर्जा को हम जो मापते हैं क्या चीज में? कैलोरी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए कुछ खास चीज की आवश्यकता होती है, बताइए उस खास चीज की नाम क्या है? एंजाइम नाम है। ठीक है, क्या नाम है? एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज का नाम क्या है? एंजाइम। तो अगर आपसे पूछ दे कि एंजाइम में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम में मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। तो बताइए पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की होती है। सूरजमुखी के बारे में जानते हैं आप लोग? सूरजमुखी एक फूल है जिसका तेल भी बनता है। ठीक है, तो सूरजमुखी का वास्तविक नाम मतलब रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम है, बोलिएगा, हेलियंथस एनस। बोलिए हेलियंथस हेलियंथस बताएंगे आप लोग कि सूरजमुखी का वास्तविक नाम क्या है? हेलियंथस एनस। बोलिए हेलियंथस एनस। तो चलिए बताइए कि सूरजमुखी का वास्तविक नाम क्या है? हेलियंथस एनस। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण का अजैव अवयव क्या है? देखिए पर्यावरण का अजैव अवयव, पर्यावरण का कैसा अवयव है? अजैव। अजैव का उल्टा जैव। अजैव का उल्टा जैव। तो बताइए पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा चीज है? बताइए। वनस्पति है। क्या है? पर्यावरण का अजैव अवयव कौन सा है? तो वनस्पति है। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए न्यू प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? पहले ही पढ़े थे। और हाँ, आप लोग को ये भी बताए थे कि ये जो शाकाहारी होते हैं, चलिए तो बताएंगे आप लोग कि पर्यावरण का अजैव अवयव कौन सा है भाई? वनस्पति है। वनस्पति का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है एक शाकाहारी, बिल्कुल ये देखिए इसकी चर्चा किए थे, जरा इस प्रश्न को समझिए। हाँ, आपको बताए थे कि साधु संत लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि प्याज लहसुन में गर्मी आपको उत्पन्न करता है, और जब वह गर्मी उत्पन्न होगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सारा ऐसा हार्मोन है जो उत्तेजित होता है और निकलता है। तो उस हार्मोन को नियंत्रण रखने के लिए आपको प्याज लहसुन
प्याज लहसुन का जो है सो यूज नहीं किया जाता है। तो अब देखिए, अब वो प्याज लहसुन से जो फास्फोरस मिलता है वो अगर फास्फोरस नहीं मिलेगा उसको, तो बताइए अगर फास्फोरस नहीं मिलेगा तो क्या कमज़ोर हो जाएगा? आपको पता है फास्फोरस किन चीज़ों के लिए आवश्यक है? दांत और हड्डी के लिए। अब फास्फोरस उसको अगर नहीं मिले तो उसका दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए साधु संत को देखिएगा अधिकतर वो दूध और दही का सेवन करते रहते हैं, क्योंकि दूध और दही से उसको फास्फोरस का माने मात्रा मिल जाता है। बात समझ में आया? तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। तो दूध से। कहाँ से मिल सकता है? दूध से। आज फास्फोरस का संकेत क्या होता है? पी। बिल्कुल सही बोले। क्या होता है? पी। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका, सार्स नामक एक बीमारी है। सार्स नामक क्या होता है? बीमारी है। और यह बीमारी जो फैलती है वो किसके द्वारा फैलती है? विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु के द्वारा। अब देखिए, सार्स नामक क्या है? एक बीमारी है। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार बेसी परेशान कर देगा, बेसी, तो आप उसको गाली दे दीजिएगा ना, सार करके बोल दीजिएगा ना। इसलिए याद कर लीजिए कि सार्स नामक बीमारी किससे फैलेगा? विषाणु से। सार्स नामक बीमारी किससे फैलेगा? विषाणु से। और अगला प्रश्न है कि पौधों का कौन सा भाग है जो प्रश्वसन का कार्य करता है? प्रश्वसन का कार्य मतलब समझिए श्वसन का कार्य। पत्ती। तो प्रश्वसन का कार्य कौन करता है? पत्ती। पत्ती से श्वसन लेता है। वैसे ही पौधा पत्ती से ही ना सांस लेता है, तो प्रश्वसन का काम कौन करता है? पत्ती करता है। तो बताइए कि वेरी बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन B1 किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। सही बात है। विटामिन बी भी रहे तो वो भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में, वयस्क मानव मतलब 18 वर्ष से अधिक की व्यक्ति नहीं, तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना मतलब कि खून की रचना किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। देखिए, ये भी याद रखना आसान है, क्योंकि खून की रचना जो होगी, हाँ पहले रिपीटेशन भी है, तो खून लाल होता है, इसलिए उसका निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में। तो बताइए वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइए, प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 3 औंस। ठीक है। एक आम व्यक्ति का मतलब, देखिए आम व्यक्ति का मतलब हुआ समान आदमी में। ठीक है, समान आदमी को प्रतिदिन लगभग कितने प्रोटीन की जरूरत होती है? 3 औंस। तो 3। देखिए, प्रोटीन में प्रोटीन 3 गो लेटर है, इसलिए याद कर लीजिए कि प्रोटीन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 3 औंस। आप कहते हैं, अब आप लोगों के मन में आया कि भाई औंस क्या होता है? तो देखिए, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है ना, कपड़ा आप नापते हैं तो क्या बोलते हैं? 5 किलो है, क्या बोलते हैं? 5 मीटर बोलते हैं। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूरी का मात्रक जो होता है माप में मीटर होता है। उसी तरह से प्रोटीन की जो आपको यूनिट होता है, मात्रक जो होता है, वो औंस होता है। क्या होता है? प्रोटीन को जब भी हम लोग मापते हैं तो औंस में मापते हैं। ठीक है, तो ये उसके यूनिट का नाम है, मात्रक का नाम है। जैसे आपसे पूछेंगे किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो एक आम व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 3 औंस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि मानव के कितने कान होते हैं? 2। मानव के 2 कान होते हैं, क्योंकि 2 कानों की सहायता से, मतलब 2 कानों की मदद से विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मतलब कुछ समझ में आया? विपरीत दिशा, देखिए मनुष्य को 2 कान क्यों होता है? क्योंकि वह इधर का ये बात सुन सके और इधर भी का ही बात सुन सके। इसलिए कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में, मतलब उल्टी दिशाओं में 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सके, इसलिए वह इंसान को 2 कान होता है। बात समझ में आ गया होगा? चलिए, तो बताएंगे कि BCG का टीका किस रोग को रोकने के लिए यूज किया जाता है? टीबी का फुल फॉर्म बताइए। ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी का अन्य नाम बताइए। क्षय रोग और तपेदिक भी होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का मान के चलिए कि गुर्दा खराब हो गया है, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस की प्रक्रिया, देखिए डायलिसिस एक प्रक्रिया है, समझ लीजिए। डायलिसिस एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? जब किसी व्यक्तियों को किडनी खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? किडनी। तो किडनी खराब हो जाने के बाद वो रक्त को साफ नहीं कर पाता है ना। तो जब रक्त को साफ नहीं करता है, साथ साथ में जब साफ नहीं करेगा तो अंदर से गंदा पदार्थ बाहर भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज़ को पूरा करने के लिए, मतलब कि सफाई की काम करने के लिए आपको एक मशीन लगाई जाती है।
जिसको क्या कहता है, डायलिसिस मशीन कहता है। तो याद रखिएगा कि खराब गुर्दे वाले रोगियों पर जो प्रयुक्त होता है डायलिसिस मशीन, अगर आपसे पूछ दे कि डायलिसिस मशीन का यूज कहाँ पर करेंगे, गुर्दा में तो बोलेगा कि जिसका गुर्दा यानी कि किडनी खराब हो गया हो, जिसका किडनी खराब हो गया हो, यानी कि खराब गुर्दे वाले रोगियों पर डायलिसिस की प्रक्रिया जो काम करती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ तक समझ में बात आ गया। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन जो उदाहरण है, डॉल्फिन जो उदाहरण है वो क्या चीज़ का उदाहरण है बताइए। तो बताएंगे आप लोग कि डायलिसिस की प्रक्रिया मतलब किसी व्यक्ति को कब होती है, किडनी खराब हो जाता है, जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा। अगला है कि डॉल्फिन जो है, हाँ लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं आप लोग बताए कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किस क्रिया के द्वारा, विसरण। देखिए ऐसा सोच लीजिए कि जब जिसका किडनी खराब हो जाता होगा ना, तो किसी भी चीज़ को जो है सो मतलब वो विसर करके हमेशा विश्राम में करता होगा। क्या करता होगा, विसर करके, मतलब दुनिया को विसर जाएगा और विश्राम करेगा, इसलिए विसर जाएगा मतलब विसरण या विश्राम करेगा, उससे भी आपको याद रहेगा विसरण। ठीक है, तो बताइए डॉल्फिन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। डॉल्फिन मछली है और यह मछली किसका उदाहरण है, तो मैं मेलिया, बोलिए मैं मेलिया। मतलब देखिए अगर हाट बाजार में आप मछली लेने के लिए जाइएगा तो मान के चलिए कि आप डॉल्फिन मछली खरीदिएगा, तो आप जो खरीदेगा वो दूसरा आदमी देख करके उसको भी शौक लग जाएगा, तो कहेगा हम भी लेंगे, तो आप क्या बोल दीजिएगा कि मैं ले लिया, तो इसलिए मैं ले लिया। तो बताइए डॉल्फिन जो है वह क्या है, एक मछली है और मछली परिवार का एक सदस्य है, यानी कि मछली है, और यह मछली जो है वो किस वर्ग का है, मैमेलिया वर्ग का है। ठीक है, किस वर्ग का है, मैमेलिया वर्ग का है। अगला है कि डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है बताइए। डॉल्फिन का दूसरा नाम है सोस, यानी कि आप जो समोसा के साथ सोस खाते हैं और चाउमीन के साथ जो सॉस खाते हैं वो किसका नाम है, डॉल्फिन का। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, सोस। डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, सोस है। ध्यान दीजिए यहाँ पर डॉल्फिन है, मतलब आप सोच लिए ना कि डॉल्फिन क्या है ये बताइए आप लोग। तो डॉल्फिन एक मछली है, और मछली को अगर छोटे बच्चे में आप लोग कभी देखते होंगे तो पकड़ के उसको पानी में आप रखते होंगे, तो पानी में पकड़ के आप क्यों रखते थे, और वो कहाँ रखते थे पहले ये बताइए। डोल में रखते थे। कहाँ रखते थे, डोल में। डोल मतलब बाल्टी। और जब डोल में रखेंगे तो क्यों रखेंगे, उसको सांस लेने के लिए। क्यों रखेंगे, इसलिए याद रखिए कि डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, सोस है। क्या है, सोस है। चलिए भारत का जलीय जीव जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ना, भारत का एक ऐसा जीव का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है बताइए। यानी कि ये जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। बात समझ में आ गया। और डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, सोस है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूध में, कहाँ पर, दूध में है ना वसीय तत्व, वसा मतलब समझते हैं ना फैट, चर्बी। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब, बरसात में। सही बात है, बरसात के दिन में आप सुनते होइएगा कि दूध जो है ना भैंस सबको या गाय को पतला होता है। ऐसा सुने हैं, बरसात के टाइम में कैसा होता है, पतला। बहुत सारा ऐसा घास होता है बरसात के टाइम में जो निकलता जो है ना, वो घास खाने से दूध पतला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिए कि बरसात के समय में वसीय तत्व कम हो जाता है। तो वही बात पूछ रहा है कि दूध में वसीय तत्व कब, किस मौसम में कम हो जाता है, बरसात के मौसम में। तो 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, इसका फिर हम क्लास को एंड करेंगे। तो पहले बता दीजिए आप कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, त्वचा और उससे संबंधित बीमारी का। ठीक है, अब बताइए कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में। अबिंदुकता का अंग्रेजी क्या होगा, स्टिग्मेटिज्म होगा। ठीक है, अब बताइए कि समुद्री केकड़ा जिसको अंग्रेजी में हम लोग सी कुकम्बर कहते हैं, तो सी कुकम्बर क्या इंगित करता है, अकशेरुक जंतु को। किसको, अकशेरुक जंतु को। अकशेरुक का अंग्रेजी क्या होता है, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो बताएंगे अब आप लोग एक बार पुनः फिर से बताइए कि समुद्री केकड़ा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सी कुकम्बर। क्या कहेंगे, अब ये सी कुकम्बर क्या इंगित करता है, अकशेरुक जंतु को। और अकशेरुक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे जहरीला सांप, इसमें ट्रिक भी बताए थे आप लोगों को कि इसमें रस ज्यादा होगा ना, रसेल्स वाइपर। अच्छा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा ऊर्जा किस में बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। चलिए अब ये बताइए कि ढोर का अर्थ क्या होता है,
जंगली गधा। जंगली गधा। चलिए, स्तनपाइयों में ठीक है, आपको मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सीरी बना, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला है कि विषाणु को आप क्या कह सकते हैं? जीवित भी कह सकते हैं और अजीवित भी कह सकते हैं। अच्छा बताइए कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जंतु कौन सा है? केचुआ। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए केचुआ कहाँ रहता है? अर्थ में ना। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थवर्म, ठीक है। अब बताएंगे कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज का हिंदी मधुमेह होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न बताएंगे कि खाद्य ऊर्जा को जो हम मापते हैं वो किसे मापते हैं? बताइए, ये प्रश्न आपके लिए कुछ नया है। कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा को हम किसे मापते हैं? कैलोरी द्वारा। चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि खाद्य ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं? कैलोरी द्वारा में मापते हैं, ठीक है। अब ये बताएंगे कि भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जब कभी कभी पेट फूल जाता है, मतलब अफर जाता है, तो हम लोग एक कैप्सूल खाते हैं जिसका नाम क्या होता है? यूनिजैम। क्या होता है? यूनिजैम, ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, सूरज जो निकल जाएगा ना, सूरज निकलने से पहले अगर हम लोग एक नियम बनाए होंगे कि सूरज निकलने से पहले हमको उठना है, और जब सूरज निकल जाएगा तो हम लोग हाली हाली काम करेंगे ना। तो इसलिए हेलियंथस एनस, बोलिए हेलियंथस एनस, ठीक है। अच्छा बताइए, पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? वनस्पति है, ठीक है। अब बताइए कि एक शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। इसका अगला प्रश्न है आपका कि सार्स नामक बीमारी क्या चीज से होता है? सार्स। किसी को साला करके हम सार करके कब गाड़ी दे देंगे? जब बेसी परेशान करेगा, इसलिए विषाणु। सार्स नामक बीमारी किससे फैलती है? चलिए, पौधे में श्वसन का कार्य कौन करता है? पत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिप। क्या कहते हैं? लीफ। चलिए, बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? अच्छा, रुधिर की रचना कहाँ पर हो जाती है? होती है, बताए थे। रुधिर का कलर कैसा होता है? लाल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 3 औंस, ठीक है ना, औंस। अगला है, मानव के कितने कान होते हैं? 2। क्यों होते हैं 2 कान? विपरीत, मतलब इनका कहना है कि एक सुनने का, एक सुन के बाहर निकालने का। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, विपरीत दिशाओं के बातों को सुनने के लिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप बताएंगे कि बीसीजी का टीका किस बीमारी को रोकने के लिए लगाता है? चलिए, अब तो सब प्रश्न आप लोगों को याद ही हो गया। खराब गुर्दे वाले रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, तो वो डायलिसिस जो होता है किस क्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो बताइए कि डायलिसिस प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस प्रक्रिया गुर्दा खराब गुर्दा की प्रक्रिया। पूरा समझाइए ना हमको। खराब गुर्दा को कम करते हैं। भाई साहब, इसमें ये बताए थे कि जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसके अंदर की खराब वस्तु को बाहर निकालने के लिए, शुद्ध करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डॉल्फिन किसका उदाहरण है? मैमेलिया वर्ग का। डॉल्फिन किसका उदाहरण है? मैमेलिया वर्ग का। और डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है? सोंस। भारत में जलीय राष्ट्रीय जीव किसको घोषित किया गया? दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? बरसात में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।